हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर के प्रकाश का परावर्तन का एमसीक्यू करते हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देखते होंगे। इसके यहाँ पूछा गया है कि बताइए कौन सा जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन क है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन ख है प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। गो है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। और घ है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब बताएंगे इसे आंसर कौन सा है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर कौन पूछा गया, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ठीक है। आपका आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह भी सही है। वास्तविक उल्टा को उतारा जाता है। तो देखिए, ये कथन आपका सत्य नहीं है, गौ नंबर। क्योंकि जो है समतल दर्पण जो है प्रकाश का अच्छा अवशोषक नहीं है। वह समतल दर्पण प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। क्योंकि दर्पण में जब भी प्रकाश पड़ता है तो दर्पण प्रकाश किरण को परावर्तित कर देते। इसलिए जो है ग नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार करता है कहे जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे। यानी आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार होगा, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बताइए। उनको क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे, या डार्क पेपर बोलेंगे। आपका जो पारभासी है, पारभासी है जो है वह आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार हो पाता है पारभासी से। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह पारभासी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपतन कौन होता है? आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कौन? यह देखिए, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और यह है अभिलंब। इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। और यह जो है आपका आपतित किरण है, और यह जो है परावर्तित किरण है। तो आपको बताना है कि आपतन कोण जो है, यह आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण। तो इसमें कौन सा है? आपतित किरण और अभिलंब कौन सा ऑप्शन में है, आप बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ग है ना, यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ग है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब यानी अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग जो है आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपतन कोण है, इन दोनों के बीच खींचा गया कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान। देखिए, जब भी कोई प्लेन मिरर है और प्रकाश किरण जब इस पर 90 डिग्री पर आपतित हो, तो जो परावर्तन कोण होगा तो क्या होगा? वह 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री होगा, तो वह 0 डिग्री होगा। जब प्रकाश किरण परपेंडिकुलर जाए, लंबवत जाए, तब वहाँ जो है आपतन कोण का मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर क्या है? कह रहे कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रेखा, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बनता है? देखिए, दो समतल दर्पण है, ठीक है, प्लेन दर्पण है। दो समांतर, यह भी है यह भी है, समतल दर्पण समांतर है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो कह रहा है कि इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी दो समतल दर्पण हो और इनके बीच ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर घ होगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। आपसे यहाँ बताना है कि विचलन का मान कितना होगा। प्रकाश किरण एक समतल दर्पण है और इस पर लंबवत आपतित हो रही है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन, ये जो किरण है इसके पथ में उत्पन्न जो विचलन होगा उनका मान कितना होगा? जब 90 डिग्री पर आएगा तो स्वाभाविक है जिस पथ पे आएगा उसी पथ पे वापस लौटेगा। तो ऐसी स्थिति में जो विचलन होगा वह कितने डिग्री का होगा? स्वयं उस पथ पे जा रहा है इसलिए 180 डिग्री का विचलन हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर आते हैं। कह रहा है कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? देखिए समतल दर्पण है, मान लीजिए यह प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इधर पेंटेड कर दिया गया है, इधर आप खड़े हैं, आप जब इस ओर आ रहे हैं समतल दर्पण की ओर आ रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग 4 मीटर पर सेकंड वेग से, तो जब आप 4 मीटर पर सेकंड वेग से दर्पण की ओर आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि यह दर्पण भी आपके तरफ जो है ना किस चाल से चलेगा, आपकी ओर किस चाल से आएगा। आप दर्पण की ओर आ रहे हैं तो दर्पण की चाल किस ओर से आएगा? यानी आपका जो है वह डबल हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। आपको पूछा गया है समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर का फोकस लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर का आप बताना है। तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है शून्य होता है, शून्य अनंत के बीच होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं, तो वह इन्फिनिटी होता है। यानी जो समतल दर्पण है उसका जो फोकल लेंथ होता है वह अनंत होता है। इसलिए जो है 8 नंबर का करेक्ट आंसर गो अनंत होगा। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी को कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता त्रिज्या है ना उसकी दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपसे फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, व्यास वक्रता व्यास कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। गोलीय दर्पण की ध्रुव से मान लीजिए यह आपका अवतल दर्पण है, यह आपका पोल ध्रुव है और यहाँ से यह सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, यह पोल ध्रुव है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना इन दूरी को क्या कहते हैं? इन दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं या वक्रता व्यास बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते। तो आपको पता होगा कि यह वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 नंबर का वो खो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दिया है, फोकल लेंथ एफ दिया है ना 12.5, आपको क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या आर निकालना है। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2f, यानी 2 गुना 12.5 दूनी कितना हो जाएगा? 12.5 दूनी 25 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका जो है 25, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? गो नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी। ध्रुव से उनके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका जो
अवतल दर्पण के ध्रुव से, यह रहा अवतल दर्पण और इसका ध्रुव यह रहा पोल ध्रुव, उनके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कहाँ तक, यह रहा प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के बाद जहां से गुजरेगा यह मुख्य फोकस है। अब देखिए पी और जो एफ है, पी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है 25, तो कह रहा है कि फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी एफ से सी एफ की दूरी कितना होगा, तो आपको सी एफ पूछा जा रहा है, तो यह सी एफ कितना होगा, तो यह सी एफ भी 25 ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कौन सा सही है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, भाई वो केंद्र नहीं, उसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, सीधा नहीं होता, यह भी गलत है। दूसरा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर उनकी फोकस दूरी की आधी होती है, नहीं तो उल्टा हो गया। फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यहाँ भी उल्टा हो गया। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जगह 12 का डी होगा, यानी कि आवर्धन का अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए मैग्निफिकेशन का, पता चलेगा कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। कह रहे क्या कौन नंबर में, जब कोई किरण, आपको कौन नंबर में बताना है, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। असत्य कथन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 का। दूसरा है, जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तीसरा है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा कथन असत्य है, आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण है वस्तु का दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा भी बनाता है, इसलिए कौन सा कथन आपका गलत है इसमें, मतलब असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन गो नंबर जो है असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होता है। देखिए किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से, मान लीजिए यह है ध्रुव है और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई आपतित किरण इनके वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तब परावर्तित किरण जो है ना वो कहाँ से जाएगा, परावर्तित किरण कहाँ से जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। दर्पण के ध्रुव से होकर के गुजरेगा, नहीं ध्रुव से तो नहीं गुजरेगा। दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा, नहीं मुख्य फोकस से भी नहीं गुजरेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, नहीं पूर्व पथ पर लौट आएगी, बिल्कुल सही है। मतलब जब ध्रुव से केंद्र से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, तो जिस पथ पर आता है वह उसी पथ पर वापस रिटर्न हो जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह 14 का गो नंबर होगा, उसी पथ पर लौट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, यह पूछा जा रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, गलत कथन बताना है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। देखिए तो इसमें से जो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो गलत कथन कौन सा है, ख नंबर है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है बल्कि वास्तविक उल्टा को उतारा जाता है, इसलिए इसका जो है गलत कथन कौन सा है, ख नंबर है, यह गलत कथन है, इसलिए यह करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। कह रहे कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है, आपको यह बताना है। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से तीनों दर्पण द्वारा। कौन ऐसा दर्पण है जो कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है? आपको पता होगा कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी सदैव आभासी तथा वस्तु से छोटा बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण भी एक स्थिति में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वहां आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर होगा। चलिए 17 नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त किया जाता है? देखिए, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, सेम ही क्वेश्चन है। 16 और 17 एक ही क्वेश्चन। 16 17 थोड़ा सा, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक का अर्थ हुआ वास्तविक उल्टा। किसका किया जाता है? समतल द्वारा, अवतल द्वारा, उत्तल द्वारा। बताओ, आपको पता होगा कि अवतल द्वारा। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए 17 का ख नंबर करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर आते हैं, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से होता है? उस दर्पण का नाम बताना है जिनमें जो है हमेशा वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल और अवतल दोनों, या उत्तल दर्पण है। 18 नंबर का करेक्ट आंसर दीजिएगा। आपको पता होगा कि जो उत्तल दर्पण है वह वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो घ नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कर रहा है, वास्तविक उल्टा बनाना है प्रतिबिंब को। कहाँ पर रखेंगे वस्तु को? किस दर्पण में कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। कहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए? वक्रता केंद्र पे बनना चाहिए। देखो, यह अवतल दर्पण है और इसका यह प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यह ध्रुव है, यह इसका प्रिंसिपल फोकस है, और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो वस्तु को जब आप सी पर रखोगे ना, वस्तु को सी पर रखोगे तभी इसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। और ये कैसा होगा? ये एकदम बिल्कुल समान साइज का होगा, लेकिन वास्तविक उल्टा होगा। तो इसलिए जो है, तो जो आपका क्या कहते हैं 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर वक्रता केंद्र पर ही हो जाएगा, अर्थात ख नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा होगा, आभासी सीधा होगा। कौन ऐसा दर्पण है जो ऐसा बना सकता है? अवतल है, उत्तल है, समतल है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है ना, वो वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कब? जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, बताइए। आपको बताना है अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दोनों क और ख, या दोनों से कोई नहीं? अवतल दर्पण की बात हो रहा है। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह गो है। अवतल दर्पण आभासी भी बनाता है और वास्तविक उल्टा भी बनाता है, इसलिए 21 का गौ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो। कह रहा है कोई अवतल दर्पण है, वस्तु को
ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो प्रतिबिंब कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। अभी आपको बताया कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि जो उत्तल दर्पण है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, आकार में बड़ा बनता है या उल्टा बनता है। तो आपको पता होगा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। ठीक है, आभासी सीधा बनता है और छोटा होता है। ये तो बढ़ा दिया गलत है, उल्टा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा तो होगा ही नहीं, आभासी सीधा होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर कौन नंबर होगा, यानी फर्स्ट नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 तुमसे पूछा जा रहा है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण होगा। उस दर्पण का नाम बताना है, केवल समतल है, केवल उत्तल है, या समतल अवतल है, उत्तल है, या फिर अवतल है। कौन ऐसा दर्पण है जो कि किसी भी दूरी से वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी सीधा। तो वह समतल और उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण का भी वही हाल है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का भी वही हाल है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। उस दर्पण का नाम बताएं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के आकार का बनता है। उत्तल है, अवतल है, समतल है, या समतल और उत्तल है। तो बताएं कौन ऐसा दर्पण है जो कि हमेशा वस्तु का के आकार के बराबर बनाता है। तो वह समतल दर्पण है। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह समतल दर्पण है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, बताओ कब बनेगा, वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, वक्रता केंद्र से परे होती है, फोकस के अंदर होती है। तो आपको पता होगा कि जब वस्तु जो है ना वक्रता केंद्र से परे होते हैं, और सॉरी जब वस्तु जो है किस दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब जो है उसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देते हैं, तब वहां से उसका प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बनना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 आकार की एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो प्रतिबिंब का आकार होगा। देखिए इसमें क्या पूछ दिया गया आपको, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एक अवतल दर्पण के एक मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु को रखा गया है, तो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। मतलब u जो है ना, आपका u किसके बराबर है, r के बराबर है।
तो आपको यहाँ से एफ निकालोगे तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी फोकस। इसके तो दर्पण से वस्तु की दूरी त्रिज्या के बराबर है, प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज आपको बताना, इमेज का साइज क्या बनेगा 27 नंबर में, इमेज का साइज क्या है। बताइए, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत इतना आकार की एक वस्तु है, देखिए इतना आकार दिया लंबवत, यानी आप इसको कह सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। वस्तु दूरी u जो है ना r के बराबर है। f निकाल लो, तो f बराबर हो जाएगा u/2 या r/2, जो कह सकते हो r/2। ठीक, तो क्या करना है तुमको, प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो प्रतिबिंब आकार के लिए आपको मिरर फार्मूला चलना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f। इस फार्मूले पे पुटिंग करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वह 1.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है वास्तविक वस्तु के लिए। प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार से छोटा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो बताइएगा 28 का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो होगा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बनेगा, ख नंबर का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। यदि सूर्य प्रकाश के अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर पर आपतित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। ध्रुव से कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। मतलब आपका फोकस दिया है F30 है, R निकालना है 2F होगा, 2 × 30 मतलब 60 हो जाएगा, इसलिए आंसर गो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का गो आंसर सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तविक उल्टा जो होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी कहाँ कितना होगा, ये आपको बताना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। बताइए, 20 होगी, 40 होगी, 80 होगी, 0 होगी। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 0 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसको नेक्स्ट सॉल्व करके ही बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुरा